Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSV online tutorial. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, प्लस अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में ये क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है। तो आज हम इसको अच्छे लेवल का ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्लस क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कैसे होते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और होप सो कि आज की क्लास में इसको हम ख़त्म कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको लेक्चर अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस क्या होता है, फिर उसके इफेक्ट क्या होते हैं। चलिए ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ग्रीन हाउस बेसिकली ग्लास का बना होता है जो बेसिकली आप क्या करते हो, ग्रीन प्लांट्स उगाने के लिए बनाते हो। मैं इसका आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक बार, तो उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए कि ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार लिख लीजिए, ग्रीन हाउस होता क्या है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग समझ सकते हो, इज अ बिल्डिंग विद ग्लास वॉल्स। ग्रीन हाउस एक बिल्डिंग होती है जिसको हम ग्लास, जनरली ग्लास वॉल्स, उसकी जो दीवारें हैं वो ग्लास की बनी होती हैं, एंड रूफ, एंड ग्लास रूफ। चलिए ग्लास रूफ, एक बिल्डिंग जिसकी दीवारें किसकी बनी होती है, ग्लास की। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्रीन हाउस की वॉल्स या रूफ किसका बना होता है, तो वो आंसर होगा ग्लास का, ठीक है। ग्लास का बना होता है। आप ऐसे बोल सकते हो ग्रीन हाउस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ग्रीन हाउस which is used to grow, which is used to grow green plants and जैसे बोल सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रॉपिकल फ्लावर्स। तो ग्रीन हाउस आपने देखा भी होगा कि बीच में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके ग्रीन प्लांट्स हैं जिसको उगाया जाता है एक ऐसे, मतलब कमरा टाइप। जो आपने देखा होगा कभी, जो फूल वगैरह बेचने वाले होते हैं उन लोगों ने एक ऐसे बनाया होता है पूरा घर, तो साइड पे वो बेसिकली पॉलीथीन लगा देते हैं। तो ये ग्लास का बना होता है, यहाँ पे ग्लास, ऊपर इसके ग्लास होता है, तो बीच में ये अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ग्रीन प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो ये करता क्या है बेसिकली ग्रीन हाउस, ये क्या करता है, ये बाहर से गर्मी लेता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी ऐसा काम होता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाने के बाद मैं कोशिश करूंगा ऐसा क्यों होता है। तो ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है ग्लास की बनी हुई, इसकी दीवारें और रूफ। ये करता क्या है, हमारा ग्रीन प्लांट्स उगाने के काम आता है, या ट्रॉपिकल फ्लावर्स वगैरह जो भी उगाती हो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। देखो ये क्यों यूज़ करते हो, बेसिकली जब यहाँ से सनलाइट आती है, ठीक है, ये आ रही थी सनलाइट, जब सनलाइट यहाँ से एंटर करती है तो जब वापस जाने लगती है, जब इसको अर्थ वापस से रिफ्लेक्ट करता है, तब क्या होता है, ये इसको रोक लेता है। जब इसको ये रोक लेगा तो रोकने के बाद यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाएगी और इसी टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ये धीरे धीरे फर्टिलाइज होना स्टार्ट होते हैं और यहाँ की इसकी ग्रोथ होती है। और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में ले आते हैं। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस हम लोग यूज़ करते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, चलिए इस कंसेप्ट को एक बार समझते हैं। ये मैंने आपको ग्रीन हाउस बता दिया। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस किसका बना होता है, किसका होता है, जनरली वो ग्लास का बना होता है। किसके काम आता है, ये हम लोग ग्रीन प्लांट्स या ट्रॉपिकल फ्लावर्स वगैरह को उगाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मैं इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम इसके पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले ये है आपकी, मान लीजिए एक अर्थ है, ये आपकी अर्थ। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये है आपका एक सन, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका सन से रेडिएशंस आते हैं,
जिसके अंदर क्या आता है आपका अर्थ पे, वो आती है विजिबल लाइट। क्या आती है? विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट बनी होती है 7 कलरों की, जिसको बोला जाता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो बी स्क्वायर से। बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, और ये बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसी तरीके से चलती है, ऐसे ये सैनिटी होती है। इस साइड चलते चलते इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम। ये बेसिकली वेव का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया। तो सन से आती है विजिबल लाइट, इसकी होती है क्या, वेवलेंथ थोड़ी सी कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये जब आपकी अर्थ पे आती है तो अर्थ इसको क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक। और वो जो रिफ्लेक्ट करता है वो क्या करता है, आपने सुना भी होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव निकलती है यहाँ से, या इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। तो ये इंफ्रारेड रेज पहले आता है आपका विजिबल, ये लिख भी लो, थोड़ा सा आपके एग्जाम में काम आएगा। सन से बेसिकली निकलती है कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद आती है आपकी गामा रेज। ये मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सबसे कम, ये फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा, फिर इसकी। इसके बाद होता है इसमें एक्स रेज, देन इसके बाद आता है आपका यूवी रेज, देन इसके बाद आता है आपका विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, देन इसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, देन इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव, देन इसके बाद आता है आपका रेडियो वेव। इस सैनिटी से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं वेव के ऊपर। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, आप बोलोगे कॉस्मिक। अगर ऑप्शन में कॉस्मिक नहीं है फिर किसकी होगी, गामा रे। ये भी नहीं है तो फिर किसकी होगी, एक्सरे की। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम। मैं बोलूँगा इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, आप बोलोगे रेडियो वेव। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशन होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उसके अंदर एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस साइड चलेगी, तो इस साइड फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आप बोलोगे रेडियो वेव की। इसलिए तो रेडियो वेव को सिग्नल कैसे रखे जाते हैं आपके, रेडियो वेव, जो आपके रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादा, इसलिए हम लोग रेडियो सिग्नल यूज़ करते हैं। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव, उससे कम माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर लाइट। आप देखेंगे विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो सन से आती है वो बेसिकली इस कलर की बनी होती है, और ऐसे इसकी सैनिटी है। इस साइड चलते जा रहे हो फ्रीक्वेंसी कम होती आ रही है, और इस साइड आओगे वापिस तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। और इस साइड सबसे, अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी, आप बोलोगे रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, ऐसे कम होता जाएगा। तो देखिए विजिबल लाइट, इसके बाद कौन आता है, इंफ्रारेड। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फिर थोड़ी और कम हुई, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इस साइड वेवलेंथ कम होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। यही इसका कॉन्सेप्ट आएगा भी। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करना, सन से आपकी विजिबल लाइट आती है, अर्थ इसको क्या करता है वापस इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव में, इंफ्रारेड रेज में वापस रिफ्लेक्ट करता है, किसमें, इंफ्रारेड रेज में। अब जब वापस रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ पे आपकी कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो बहुत सारी गैसें मैं लिखवाऊंगा कौन कौन सी होती हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, इस जो गैसें जो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं इसको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या करती हैं, इसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब इसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वापस नहीं जा पाती हैं, इसकी वजह से जब अब्जॉर्ब करती हैं अब वापस इसको अर्थ पे भेज देती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि आपको जो गर्मी लगती है धूप की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लगती है, वो लगती है इंफ्रारेड रेज से। जो सनलाइट में इंफ्रारेड रेज होती हैं जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसकी वजह से आपको गर्मी फील होती है। अगर ये नहीं हो तो गर्मी फील नहीं होगी। सीटियों में गर्मी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि सीटियों के एरिया में आगे पीछे इंफ्रारेड रेज को फैलने की जगह नहीं मिलती। जो आपका इंफ्रारेड रेज होती है इसको फैलने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इस गैसेस ने क्या काम किया, आपकी जो इंफ्रारेड रेज थी इसको ऑब्जॉर्व कर लिया और वापस यहीं पे रिफ्लेक्ट कर दिया, और क्या हुआ, आपका टेम्परेचर इस एरिया का बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
तो ये जो गैसेस होती हैं इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोला गया, जो इस आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इन गैसेस की वजह से, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेरी बात समझ आई? एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ नेक्स्ट। चलिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने बोला आपकी एक है अर्थ, एक है आपकी अर्थ, यहाँ से सन से विजिबल लाइट आई और वापिस रिफ्लेक्ट करा इंफ्रारेड, और यहाँ पे जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस थी उसने क्या किया, इसको अब्जॉर्ब किया और वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब इस एरिया का जो टेम्परेचर, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इस गैसेस की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो गैसेस इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो अब आपके दिमाग में देखो एक क्वेश्चन आता है मैं क्लियर करता हूँ। आपने बोला सर ये चीज़ें जब वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब आ रही थी तब भी तो गैसेस यहाँ पे थी, तब इसने इसको यहाँ पे क्यों नहीं रोका, इसको ऑब्जॉर्व क्यों नहीं करा? तो इसका आंसर यही है जो मैंने आपको पहले समझाया, कि जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, विजिबल लाइट से। बताया ना मैंने, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, जब एनर्जी ज़्यादा होगी वो इसमें से पास नहीं हो पाती है, वो इसी में रुक जाती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपकी अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, और कुछ हद तक ये इंपॉर्टेंट भी है, ग्रीन हाउस इफेक्टेड होना भी, इफेक्ट होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अगर ये नहीं होगा, इफ़ देर इज़ नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा अर्थ का, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकम्स -70 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है 0 डिग्री पे बर्फ़ क्या होगी, फ्रीज हो जाएगा, पानी आपका बर्फ़ बन जाएगा, और -70 रहेगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। जब बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी तो पानी मिलेगा नहीं आपको, सब जगह क्या होगा, बर्फ़ ही बन जाएगी। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना भी ज़रूरी है, टेम्परेचर का बढ़ाना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है 15 से 30-40 तक जो पहुंचता है, कभी कुछ कुछ एरिया में 40-50 के करीब। तो ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सारी ही बर्फ़ बन गई तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर भी चाहिए होता है। इतने कम में आप लोग ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें गर्मी भी चाहिए होती है, वो किसकी वजह से मिलती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर ये कुछ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या क्या इफेक्ट होंगे ये हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कोई भी आपको पूछे बोलना सर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, आपका इंफ्रारेड रेज को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, दोबारा अर्थ पे उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बढ़ना भी जरूरी होता है और कुछ हद तक जरूरी होता है, ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के चांसेस होना शुरू हो जाएंगे, इवन कि हो भी रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन समझ आ चुका होगा। चलिए आगे हेडिंग दे लीजिए अभी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो आप बोल सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस आर गैसेस, ये वो गैसेस होती हैं, आर गैसेस बिच एब्जॉर्ब हीट, which absorb heat, that is reflect back by earth in the form of इंफ्रारेड वेव, ठीक है। कौन कौन सी,
ये वो गैसेस होती हैं जो क्या कहते हैं, हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। कौन सी वाली, जो रिफ्लेक्ट बैक की जाती है अर्थ के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, और ये बेसिकली हीट इसी की वजह से होती है। तो इसको क्या करती हैं, जो ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। तो अब लिख लो ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिख लीजिए वाटर वेपर, वाटर वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, आपका वाटर वेपर की, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो आपको पता है गर्मी की वजह से पानी आपका इवेपोरेट होता है, धीरे धीरे पानी क्या होता है, सूखना शुरू हो जाता है, वो वेपर बन के हवा में जाता है। और ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको पता है वेपर, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जब बारिश का मौसम होता है, गर्मियों में बारिश का मौसम होता है, तब क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस गर्मी की वजह क्या होती है, वाटर वेपर, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और पानी से जब हीट पास होती है पानी गर्म होता है, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है। जब एक बार गर्म होता है तो काफ़ी समय तक ये गर्म रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किससे बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, किसके, वाटर वेपर से। दूसरा होता है इसमें, आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हो नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें एक्सेप्शंस होता है N2O, ये होता है, बाकी बोलोगे NO2, या आप बोल सकते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये होती है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। और ये दोनों कौन सी होती हैं, ये कोल्ड करने के लिए काम आती हैं। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, ये टेम्परेचर कम करती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। N2O आपकी कौन सी गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। N2O आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। NO2 NO ये नहीं होती, ये बेसिकली कोल्ड करने के काम आती है, टेम्परेचर बढ़ाती नहीं अर्थ का, ये कोल्ड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसके बाद लिख लीजिए आप, इसके बाद आप लिख लीजिए नेक्स्ट चौथे नंबर पे लिख लीजिए CHLORO, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। CFC मैंने आपको बताया था जब मैंने ओजोन लेयर बताया था, तो ये भी इसका एक कारण होती है। ठीक है, ये भी इसका एक कारण होता है। 5वें नंबर पे लिख लीजिए नेक्स्ट कौन सी होती है, वो होती है आपकी ओजोन। और आपको पता है आपकी ओजोन बनती है नाइट्रस ऑक्साइड से, क्या बनती है, ओजोन बनती है। और ओजोन कौन सी, ग्राउंड वाली, ग्राउंड ओजोन। और आपको पता है ओजोन कहाँ बनती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, बताया था मैंने आपको। और मुझे नहीं लगता कि ओजोन लेयर और ओजोन उसकी डिप्लीशन इससे बेटर कोई पढ़ा सकता आपको, जो मैंने ओजोन के लिए पढ़ाया था आपको। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ओजोन लेयर क्या होता है, इसकी डिप्लीशन कैसे होती है, वो मैंने सब कुछ आपको बताया था बहुत अच्छे से। लेकिन ये कौन सी ओजोन की बात हो रही है, मैंने बोला था कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और कुछ ओजोन होती है टोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है जो पहली लेयर होती है अर्थ की, यहाँ पे होता है आपका ग्राउंड ओजोन। ये भी आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो मीथेन गैस, CH4, ओजोन होता है O3। ठीक है, तो ये वो गैसेस हैं जो आपकी क्या होती हैं, मेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। कोई आपको पूछे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बोलना कि सर टेम्परेचर का बढ़ना, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। बोलेगा किसकी वजह से, आप बोलोगे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उसके बाद पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है, तो इन ऑप्शन से बाहर ऑप्शन दे देगा। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना। N2O आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, NO2 NO नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। चलिए अब हम इसका सोर्स जान लेते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, इसका हम सोर्स जान लेते हैं। नेक्स्ट चलिए सोर्स एक बार जान लेते हैं इसका। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड,
और आपको सोर्स उसका पता ही है, वाटर वेपर का सोर्स तो पता ही है पानी, ठीक है। वो तो जितना ही पानी आपका ग्लेशियर कहीं भी पानी फॉर्म में है तो वो वेपर बनते हैं, वो वाटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिए। इसका सोर्स होता है बेसिकली मेन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो गाड़ियों में तेल वगैरह यूज़ करते हो उसका बर्निंग होने से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ से। और दूसरा सबसे मेन रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगलों की कटाई करना। जब जंगलों की कटाई करते हो, जंगल काट देते हो, तब भी क्या होता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो प्लांट्स क्या करते हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और वाटर लेके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, जिसको C6H12O6 की फॉर्म में ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, और प्लस ऑक्सीजन देते हैं। यही होती है फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या हुआ? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो ऑलमोस्ट सबका सोर्स है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑलमोस्ट हर एक का सोर्स है। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब जंगलों की कटाई की जाती है, क्योंकि प्लांट्स कम होंगे, पेड़ कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ नहीं होगी प्लांट्स के द्वारा, और ये बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये आपको पता ही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखवाया था? दूसरे नंबर पे जैसे आप लिख लीजिए, हाँ, ओजोन लिख लीजिए, ओजोन, ठीक है। चलिए ओजोन के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। ओजोन क्या होता है आपको पता है? O3 बेसिकली ये तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में मोस्टली पाई जाती है, लेकिन कुछ ओजोन होती है जो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है। बेसिकली ये बनती कैसे है? आपकी BOC गैसेस होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसको बोला जाता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड होते हैं? जितने भी आपके स्प्रे वगैरह यूज़ करते हो, जैसे आप बोल सकते हो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, बॉडी स्प्रे होती है, बॉडी स्प्रे, ठीक है, बॉडी स्प्रे होगी, जितने भी परफ्यूम्स हो गए, जैसे जितने भी फॉर्म वगैरह होती हैं, इन सब में ये यूज़ किए जाते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी यूज़ करते हो व्हीकल्स वगैरह में, वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ऑक्साइड यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी निकलता है, ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से ये वाली गैस निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन कैसे बनती है देखो मैं बताता हूँ आपको। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बनती है, ये क्या होता है? जो आपकी VOC गैसेस होती हैं, ये रिएक्ट करती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इनका रिएक्शन होता है, और ये बनाती हैं आपकी O3। तो आपको पूछा जाएगा कि जो ग्राउंड ओजोन होती है उसका मेन रीज़न क्या होता है बनने का? तो वो बोलेगा प्राइमरी रीज़न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब आपको ओजोन लेयर बताया था, तभी मैंने रिएक्शन बताई थी इसकी। तो ये है आपका ओजोन। ओजोन कैसे बनती है, इसका सोर्स क्या होता है, ये मैंने बता दिया, क्या होता है? NO2। तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा, इस तीसरे नंबर पे लिख लीजिए। और क्या बताया था मैंने? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखाते हैं, चलिए N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये मैंने बताया था। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑलमोस्ट सबका होगा। तो इसका जो सोर्स है वो होगा आपका, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होगा एक। और क्या होगा? जो आप खेतों में फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हो। और क्या होगा? और आप लिख सकते हो, हाँ, बर्निंग ऑफ लकड़ी वगैरह जलाते हो ना, उससे। तो ये इसके मेन सोर्स होते हैं N2O केमिकल से। मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ, NO और NO2 ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ये बेसिकली कोल्ड करने के काम आती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? कोल्ड करने के काम आती है, डिक्रीज, उल्टा काम करती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गलती मत करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फोर्थ नंबर पर मैंने और क्या लिखवाया था आपका, देख लेते हैं एक बार, और क्या क्या लिखवाया मैंने आपका।
मीथेन गैस है ना, चलिए मीथेन गैस, आगे लिख लीजिए मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर मैटर्स होते हैं, जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा, उस सब में मीथेन गैस निकलती है। जैसे आप लोग पैडी की खेती करते हो, उसमें भी अच्छी खासी मीथेन गैस बनती है। बर्निंग का फॉसिल फ्यूल तो सबका कॉमन है, बर्निंग का फॉसिल फ्यूल तो सबका कॉमन है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है? और जैसे फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज होती हैं, जितनी भी फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहाँ से निकलती है। तो मेन आपको ये सोर्स नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन सी नहीं है, ठीक है। मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। एक को लिख लीजिए, अगर मैं ऊपर नहीं लिखवाई तो एक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तो मैंने आपको बताई आई थिंक ऊपर भी। तो ये कहाँ से निकलती है, ये इसका कमेंट सेशन में आप मुझे आंसर बताइए। अगर आपने मेरा ओजोन लेयर वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया, और इसका मुझे ये भी बताना है कौन सा प्रोटोकॉल के तहत इसको बंद किया गया था। चलिए 6 नंबर पे लिख लीजिए, एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से बनती है? अगर ऊपर नहीं लिखा तो लिख लेना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से तो आएगी, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आएगी। और कहाँ से आएगी? दूसरे नंबर लिख लीजिए, आयरन और स्मेल्टिंग, आयरन और स्मेल्टिंग से, ठीक है। तो एटसेट्रा लिख लीजिए। तो सोर्स देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सब में कॉमन है। मेन जितनी गाड़ी यूज़ करते हैं उसमें से जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जहरीली गैसेस, वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। क्लोरोफ्लोरो कहाँ से निकलती है मैंने सब कुछ बता रखा है। मीथेन मैंने आपको बता दिया, मीथेन मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओजोन मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया। आगे नेक्स्ट, तो इन सब के कुल अगर आपको पूछे मेजर सोर्स कौन से है, वो तो आपको पता है। किस जो मेन रीज़न होते हैं वो सबसे होते हैं डिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि जितने पेड़ कम होंगे उतना दिक्कत आएगी। और फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं आपकी, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये मेन। और जैसे ऑटोमोबाइल्स, ये वो जगह होती है जहाँ से मेन आपके ये निकलती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सारी की सारी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दे दिया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके कॉज वगैरह के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। एक लिख लीजिए ब्लैक कार्बन, क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ये भी आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये होता क्या है बेसिकली, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आप बोल सकते हो ये क्या होता है, एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये गैस नहीं होती, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये निकलते कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से बनते हैं? आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट कंबुशन होता है। जब कोई चीज़ का आधी अधूरी जलती है कोई चीज़, तो बच जाती है, उससे बनता है आपका क्या, ब्लैक कार्बन। और ये भी आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, और सॉरी मतलब रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, इसलिए मैंने ये छोटा सा पॉइंट भी एक्स्ट्रा बता दिया। ग्रीन हाउस गैसेस के बिना ये भी एक कारण बनता है। आगे हम बढ़ेंगे, इफेक्ट क्या क्या होते हैं। मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ताकि वहाँ पे हम ख़त्म कर पाएँ। चलिए अब आप लिख लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले तो लिख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीज़न भी यही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से आपके ग्लेशियर वगैरह क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, जिससे आपका सी लेवल बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी उसके आसपास के एरिया वो धीरे धीरे उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सबका नंबर आएगा, हर एक जगह पे पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ पानी है आपकी अर्थ के ऊपर, जो कि ग्लेशियर की फॉर्म में मैक्सिमम जमा हुआ पानी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप ऐसे ही बोल सकते हो मेल्टिंग ऑफ
ग्लेशियर्स, ग्लेशियर ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल का पैटर्न बिगड़ रहा है, आपको ही पता है। बिन मौसम की भी बारिश हो जाती है कभी कभी, तो क्या होता है ये चेंजेस आ रहे हैं। जब बारिश नहीं होती थी तब बारिश हो रही है, जब होती तब नहीं हो रही है, तो ये चेंजेस आ रहे हैं। ये भी किसकी वजह से आ रहे हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और क्या क्या हो सकता है, देखिए और क्या क्या हो सकता है, नेक्स्ट लिखिए। जैसे बोल सकते हो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भी डिप्लीशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, जब ये भी बढ़ेंगी तो ये अपने आप डिप्लीशन होगा यहाँ पे। और क्या हो सकता है? और आप बोल सकते हो एसिडिफिकेशन हो जाएगा आपके, एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर या रिवर्स वगैरह, जितना भी पानी है उसमें भी क्या हो जाएगा? एसिडिफिकेशन हो जाएगा, एसिडिक इफेक्ट आ जाएगा, एसिड बन जाएगी चीज़ें। जब एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आपने सुना होगा एसिड रेन होती है, जब ज़्यादा और गैसेस निकलती हैं तब क्या होता है? एसिड रेन बन जाती है। तो एसिडिफिकेशन हो जाएगा आपके पानी का, जिससे उसके अंदर जितने भी इकोसिस्टम है, जो भी फिश वगैरह जो भी है, सब कुछ क्या होगा? इफेक्ट होगा, और धीरे धीरे इकोसिस्टम आपका ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, सोचिए और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? चलिए ये मैंने बता भी दिया। राइजिंग ऑफ सी लेवल, सी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो सकते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैंने ये समझा दिया, उसके कॉज क्या क्या होते हैं ये समझा दिया, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं ये समझा दिया। अब हम नेक्स्ट जो बचे हुए पॉइंट है मिसलेनियस, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका कुछ बचा है नहीं, खैर चलिए इसी पे क्लास में ख़त्म करता हूँ। बाकी कुछ अगर होगा भी तो उसको मैं MCQs में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस वाला, जिसमें मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या होगा, ये आपकी कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला चैप्टर, और मुझे लगता है कि इतने से आपका हो जाएगा एग्जाम में क्लियर, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने आपको डिटेल करवा दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी सोच सकते हो अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखना कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये याद रखना, उसके सोर्स क्या क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, बाकी इसके इफेक्ट क्या है वो तो आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। ये था आज का क्लास, और आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।